नमस्कार बच्चों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो क्लास 6 वालों को आज मैं यह जो पाठ अपना है, कौन सा पाठ है? पाठ है श्रेय। कक्षा 7 का जो पाठ श्रेय है, उसी के अंतर्गत जो ग्रामर पार्ट है, ग्रामर बोध है, व्याकरण बोध है, उसको मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक उसको समझिए। तो व्याकरण बोध, और इसका पेज नंबर है 66। इसका पेज नंबर है क्या? 66। आप लोग भी अपनी टेक्स्ट बुक में इसी प्रकार करेंगे। नीचे लिखे शब्दों को संज्ञा के भेदों के अनुसार छांट कर लिखिए। नीचे लिखे जो शब्द हैं उनको संज्ञा के भेदों के अनुसार, कौन सा व्यक्तिवाचक है, कौन सा जातिवाचक और कौन सा भाववाचक है। जैसे इसमें लिखा है पत्तियां, मित्रता, विनम्रता, ऋतुएं, पेड़, गंगा, हरियाली, आम, करुणा, सूरज, चांद और माली। ये ढेर सारे जो शब्द दिए गए हैं, इनको संज्ञा के भेद के अनुसार हमको छांट कर लिखना है। तो पहला कॉलम है इसका व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा कॉलम है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा कॉलम है भाववाचक संज्ञा। अब जातिवाचक में क्या क्या आएगा वो हम यहाँ से उठा के यहाँ पैक कर देंगे। व्यक्तिवाचक में क्या आएगा, यहाँ से उठा के हैं यहाँ पैक कर देंगे। भाववाचक में क्या आएगा, हैं यहाँ से हम उठाएंगे और यहाँ पर पैक कर देंगे, लिख देंगे। तो पहला है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में देखो मैंने यहाँ पर छाटा है गंगा, सूरज और चांद। जातिवाचक में देखो मैंने लिखा है जिससे जाति का बोध होता है, यानी माली, है ना, पेड़, ऋतुएं, पत्तियां और आम। और भाववाचक में देखो मित्रता, विनम्रता, हरियाली, करुणा, मतलब जिससे हमारे अंदर भाव उत्पन्न होने भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो जाति से संबंधित है जातिवाचक, जो व्यक्ति से संबंधित है वो व्यक्तिवाचक। अब नेक्स्ट देखो विलोम शब्द हमको लिखना है। जैसे झूठा का क्या होगा? सच्चा। सूखा का क्या होगा? गीला। विनम्रता का क्या होगा? कठोरता। उदय का क्या होगा? अस्त। उदय यानी निकलना, जैसे सूरज निकलता है। अस्त यानी डूबना, यानी अस्त हो जाना। घटता का क्या होगा? बढ़ता। ऊंचा का क्या होगा? नीचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्दों के लिंग पहचान कर रिक्त स्थान में पुल्लिंग या स्त्रीलिंग लिखना है हमको। तो सूरज क्या है? पुल्लिंग, सब लोग जानते हैं। धरती क्या है? स्त्रीलिंग। डालियां स्त्रीलिंग। स्तंभ यानी खंभा पुल्लिंग। बिजली स्त्रीलिंग। चांद पुल्लिंग। पेड़ पुल्लिंग। मिट्टी स्त्रीलिंग। पत्तियां स्त्रीलिंग। आंधी स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर हमको शब्दों के माध्यम से पता चल जाता है तो कौन सा स्त्रीलिंग आया है और कौन सा पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम, तद्भव, देशज तथा विदेशी शब्दों को छांटकर तालिका के अनुसार लिखिए। मतलब इसमें हमको तत्सम छांटना है, विदेशी छांटना है, देशज छांटना और तद्भव छांटना है। तो पहले देखो तत्सम। तत्सम का मतलब होता है संस्कृत वाले शब्द। तद्भव का मतलब होता है संस्कृत से जो हिंदी में रूपांतरित ट्रांसलेशन किए गए हैं उनको बोलते हैं तद्भव शब्द। तो संस्कृत से जो हिंदी बने हो तद्भव, और हिंदी से जो संस्कृत है बने हो तत्सम। फिर देशज, दो देसी शब्द गांव में बोले जाते हैं, और विदेशी तो आप जानते हो डॉक्टर, डॉली इत्यादि सब, है ना। तो पहला हम तत्सम शब्द लिखें। तो मैंने तत्सम यानी इंग्लिश के संस्कृत के शब्द यहाँ पर मैंने छांटा है और लिखा है। तो तत्सम में क्या होगा? अग्नि, हास्य, मूर्खता, अभिलाषा और क्षेत्र। अब तद्भव यानी हिंदी, नींद, उपजाऊ और गर्मी। देशज देखो जो देश में बोले जाते हैं, टोपी, है ना, टेकरी। टेकरी मतलब ऊंचा स्थान। दुभाषीय जो दो भाषा बोलते हैं, और ये धौकनी जो लोहार के पास रहती है जिससे वो
चलाकर अपने लोहे को गर्म करता है, उसको सही औजार का रूप देता है। विदेशी शब्द क्या होगा? मुश्किल, मुकाम, सौदागर, फैंसी, थिएटर, हिमाकत और निशान। ये शब्द क्या हो गए? विदेशी। तो ये पेज नंबर 63 आपका कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर में 67। 67 का पेज नंबर नंबर जो कह रहा है समान तुक वाले शब्द लिखिए। समान तुक का मतलब होता है कि जैसा हम पहले शब्द बोलते हैं वैसे ही दूसरा वाला सोचते हैं। जैसे पहले देखो, बड़े हो तो समान तुक वाले खड़े हो, आड़े हो, अकड़े हो, उखड़ा, उजड़ा, गिरा, फिरा। मतलब जैसा पहले शब्द है उसी के जैसे हमको दूसरा शब्द लिखना है। फिर देखो, कांप उठा, कांप उठा, है ना? तो मैंने लिखा है भाप उठा। बदलती है, मचलती है, चलती है, उड़ती है और गिरती है, इत्यादि। ये समान तुक वाले शब्द हुए। समान तुक का मतलब होता है जैसा हम पहले शब्द उच्चारण करेंगे, बोलेंगे, वैसे ही हम दूसरा शब्द बोलेंगे। अब यहाँ देखो नेक्स्ट वाला, रिक्त स्थानों में पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पहला इसका उदाहरण एग्जाम्पल दिया है, घर। घर का क्या होगा? ग्रह और सदन। अंधेरा का क्या होगा? तम और तिमिर। अतिथि का क्या होगा? मेहमान, आगंतुक, और आप गेस्ट भी आप बोलते हैं। इच्छा का क्या होगा? अभिलाषा, चाह, तमन्ना, कामना इत्यादि। जंगल का वन होगा और अरण्य, और एक और शब्द होगा कानन। नदी का क्या होगा? तरंगिनी और सरिता। पुत्री का क्या होगा? बेटी, सुता, लाडली भी लिख सकते हैं अपन। पेड़ का क्या होगा? वृक्ष और तरु। तो इस प्रकार ये पूरा हुआ। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। अनेकार्थक शब्द जिन शब्दों के प्रसंग के अनुसार भिन्न भिन्न वाक्यों के भिन्न अर्थ होते हैं। अनेकार्थक शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों के प्रसंग के अनुसार भिन्न भिन्न शब्दों के वाक्यों में भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे घन यानी बादल, और दूसरा शब्द होता है हथौड़ा। घन शब्द के यहाँ दो अर्थ होते हैं। पहला घन का मतलब होता है बादल जो पानी बरसाते हैं, और दूसरे घन का होता है हथौड़ा, जिससे लोहार लोहे को क्या करता है? पीटता है, लोहे के औजार बनाने के लिए सही उसका रंग रूप, सही डिजाइन देता है। अब देखो निम्नलिखित शब्दों के अनेकार्थी शब्द लिखे। जैसे कर। कर का मतलब होता है बेटा हाथ, और दूसरा अर्थ होता है टैक्स जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। धन का देखो, धन यानी दौलत, है ना? और दूसरा अर्थ होता है, धन का मतलब होता है जो मैथमेटिक्स में जो हम एक चिन्ह उपयोग करते हैं प्लस का, है ना? तो गणित में उपयोग होता है जो प्लस का चिन्ह होता है, उसको हिंदी में धन कहते हैं। मतलब जोड़ने का चिन्ह, प्लस करने का निशान। अंबर, अंबर यानी आकाश होता है, और अंबर यानी वस्त्र भी होता है। पत्र यानी चिट्ठी होता है, और हरा पत्ता भी होता है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों यह मैंने आपको पूरा समझा दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। लेखन अभिव्यक्ति। परोपकार विषय पर अपने शब्दों में संक्षिप्त अनुच्छेद लिखना है, मतलब निबंध लिखना है। विचार बिंदु क्या है? परोपकार क्या होता है ना? देखो, वृक्ष, नदी, धरती आदि का परोपकार। परोपकारी मनुष्यों, ऋषियों के उदाहरण। परोपकार मानव जीवन का अनिवार्य धर्म है। तो इसको आप लोग अपने हिसाब से अपनी बुक में, फेयर बुक में या रफ नोटबुक में लिखने का अभ्यास करेंगे। तो इसी वीडियो के साथ अब हम विराम लेते हैं। तब तक फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।